हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनीत अपने मंगेतर अमन से मिलने जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बोलती है, सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। अवनीत गाते हुए तैयार हो रही थी कि उसकी बहन आयत उसके पास आकर बोलती है, अब खुद को शीशे में देखकर गाना ही गाती रहेगी या अमन से मिलने भी जाएगी? बस जा रही हूँ दीदी, पहले अपने कानों में झुमके तो डाल लूं। आपको पता है ना, जब तक मैं झुमके नहीं पहनती मुझे अपना आप अधूरा लगता है। और हाँ, बिना झुमके पहने मुझे किसी की आवाज भी नहीं सुनाई देती। देख ले कहीं तेरे कान के पर्दे ही ना फट गए हों। आई डोंट केयर, आपको जो बोलना है बोलो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब ज्यादा नाटक मत कर और जाके झुमके उठाकर पहन ले। तू पहले से ही लेट है और मत कर। सही बोल रही हो। अब देखना कैसे मैं इन झुमकों को पहन के 120 की रफ्तार में अपने अमन के पास जाती हूँ। ये बोलकर वो अपने झुमकों का बॉक्स खोलती है और उसमें से अपने कपड़े से मैचिंग का झुमका निकालती है, पर उसको उस झुमके का एक जोड़ा नहीं मिलता, जिस पर वो अपनी बहन से बोलती है, इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा, दूसरा झुमका कहाँ चला गया? अरे इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा तो दूसरा झुमका पहन ले। दीदी मैंने स्पेशली इस ड्रेस के लिए शॉपिंग की थी झुमकों की, अब वो मिल नहीं रहा है, बताओ। अवनीत, आए दिन तो तू बस झुमकों की शॉपिंग करती रहती है, एक बार फिर से झुमकी की शॉपिंग कर लियो और उससे पहले अमन से जा मिलने, बेचारा कब से तेरा वेट कर रहा होगा। नहीं दीदी, इस ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरे पास एक भी झुमका नहीं है और बिना झुमका पहने मैं नहीं जाने वाली। मतलब ये कि पहले मैं झुमके की शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अमन से मिलूंगी। तू पागल वागल है क्या? वो बेचारा वेट कर रहा होगा और तू है कि दी मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। मैं पहले झुमके की शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अमन के पास जाऊंगी। इतना बोलकर अवनीत अपनी सहेली जिया को कॉल करती है और बाहर मिलने को बोलती है, जिसके बाद वो अपना वॉलेट उठाकर उसके साथ झुमकों की शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। मार्केट में जाकर अवनीत की नजर एक बहुत ही प्यारे से झुमके पर जाती है, जिसे लेने के लिए अवनीत उस शॉप वाले से बार्गेनिंग करती है, पर शॉप वाला 1 रुपए भी कम नहीं करता और अवनीत से बोलता है, ये बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, आपको पूरी मार्केट में झुमका नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो इस दाम पर नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं अंकल जी, हम कहीं और से ले लेंगे, वो भी इससे कम दामों पर। चल अवनीत। पर यार मुझे ये झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंकल जी थोड़ा तो कम कर दो। अरे तू यहाँ से चल, मैं तुझे इससे अच्छे झुमके दिला दूंगी। जिया अवनीत को खींचकर वहाँ से ले जाती है। दोनों मार्केट में घूम ही रही थी, तभी अवनीत के पास में अमन का कॉल आता है, जिसे उठाते ही अमन उससे बोलता है, अवनीत कहाँ हो? मैं कब से कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यार मैं मार्केट में हूँ। मार्केट में? तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए था। खैर, तुम इस समय मार्केट में कर क्या रही हो? अरे मैं तुमसे मिलने आ रही थी, पर मैंने जो ड्रेस पहना है उसके मैचिंग का झुमका कहीं खो गया था, इसीलिए मैं मार्केट आई हूँ झुमके लेने। यार मुझे भी बुला लेती, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करने से अच्छा तुम्हारे साथ तुम्हारे झुमकों की शॉपिंग कर लेता। अच्छा बताओ कहाँ हो, मैं अभी आ रहा हूँ। अवनीत उसे मार्केट का नाम बताती है। अमन कुछ ही देर में अवनीत के पास पहुँच जाता है। अमन के आने के बाद में तीनों मिलकर झुमकों की शॉपिंग करने लगते हैं। अवनीत काफी दुकानों में जाती है और अपनी पसंद के कुछ झुमके ले लेती है, पर उसे कहीं भी वो झुमका नहीं मिलता जो उसने सबसे पहले देखा था। झुमके की शॉपिंग करके तीनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में मोमोज देखकर जिया अमन से बोलती है, अपनी होने वाली बीवी को तो तूने झुमके की शॉपिंग करवा दी, लेकिन अपनी होने वाली साली को तूने पूछा? अरे बोलो ना, आपको क्या चाहिए, पर याद रखना झुमकों को छोड़कर, क्योंकि मेरी आंखें अब और झुमके नहीं देख सकती। झुमके की शॉपिंग करके तीनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में मोमोज देखकर जिया अमन से बोलती है, अपनी होने वाली बीवी को तो तूने झुमके की शॉपिंग करवा दी, लेकिन अपनी होने वाली साली को तूने पूछा? अरे बोलो ना, आपको क्या चाहिए, पर याद रखना झुमकों को छोड़कर, क्योंकि मेरी आंखें अब और झुमके नहीं देख सकती। अरे मुझे झुमके नहीं चाहिए, वो तो इन्हीं महारानी को चाहिए होते झुमके,
मुझे तो बस यहाँ के मोमोज खाने हैं। आपको पता है जीजू, यहाँ के मोमोज कितने फेमस हैं? ऐसा है तो फिर चलकर खाते हैं। तीनों मोमोज की शॉप पर जाकर मोमोज खाने लगते हैं। मोमोज खाने के बाद में अमन दोनों को उनके घर छोड़कर अपने घर निकल जाता है। घर जाते ही अवनीत की बहन उससे झुमके लेकर उन्हें देखते हुए बोलती है, कराई पूरे दिन झुमके की शॉपिंग? हाँ। अब मुंह क्यों बना है तेरा? अब तो तूने इतने सारे झुमके ले लिए, तो हर दिन बदल बदल कर भी पहनेगी ना, तब भी तेरे झुमके रिपीट नहीं होंगे। अब और कितनी शॉपिंग करनी है तुझे? आयत के पूछने पर अवनीत उसे झुमकों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर आयत उससे बोलती है, झुमके ही तो थे, तो शादी से पहले एक बार फिर से शॉपिंग कर लेना, तब तक उसका रेट भी कम हो जाएगा। अब प्लीज अपना मूड सही कर और जाकर फ्रेश हो जा, तेरे जीजू भी आते होंगे। इतना बोलकर आयत वहाँ से चली जाती है और अवनीत फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है, जहाँ उसका उतरा हुआ मुंह देखकर जीजू उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी प्यारी साली को? कुछ नहीं हुआ जी, आज मैडम झुमके की शॉपिंग करने गई थी, वहाँ एक झुमका पसंद आया पर ले नहीं पाई क्योंकि उसका रेट ज्यादा था, और आपकी साली जी नहीं चाहती कि उसके होने वाले पति शादी से पहले उसके खर्चे उठाएं, इसलिए अमन को वो झुमके दिलाने को नहीं बोला। बस इतनी सी बात? अरे मुझसे बोल देती, ये लो पैसे और कल जाकर फिर से जितने चाहे झुमकों की शॉपिंग कर लेना। और रियली जीजू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। ये देखते ही अवनीत खुश हो जाती है और अपने जीजू को गले लगाकर उनसे थैंक्स कहती है। अवनीत बिना किसी देरी के अगले दिन उसी दुकान पर जाकर उन झुमकों को ले लेती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत ही जल्द अवनीत की शादी अमन से हो जाती है। शादी की पहली ही रात अमन उसको एक बॉक्स गिफ्ट करता है, जिसे देखकर अवनीत उससे बोलती है, ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट, खोल कर देखो। अवनीत उस बॉक्स को खोलती है, जिसमें वो काफी सारे अलग अलग तरह के झुमके देखती है, जिसे देखकर वो अमन से बोलती है, इतने सारे झुमके, इन सब की शॉपिंग तुमने की? हाँ, इन सभी झुमकों की शॉपिंग मैंने खुद करी है, वो भी अलग अलग शहर में जाकर, जैसे बरेली, दिल्ली, भोपाल। तुमको झुमके की शॉपिंग करने के लिए इतने दूर दूर जाना पड़ा? अरे नहीं, मैं इन सब जगह पर काम के सिलसिले से गया था, पर मैंने हर जगह जाकर झुमकों की शॉपिंग की, क्योंकि तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें ये तोहफा दूंगा। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। और अब जब हम हनीमून पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी मैं झुमकों की शॉपिंग करूंगी, क्योंकि मेरे जानू मुझे झुमके की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पता है मुझे, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए झुमकों की शॉपिंग की। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे झुमके, मेरा मतलब है बहुत अच्छा पति मिला। मैं भी बहुत लकी हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, जो सिर्फ झुमकों की शॉपिंग करती है। इसमें मेरा ही तो फायदा है, तुम जितनी कम शॉपिंग करोगी मेरे उतने ही पैसे बचेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अवनीत अमन से लड़ने लगती है और कुछ ही दिनों बाद में दोनों अपने हनीमून पर निकल जाते हैं, जहां अवनीत फिर से अमन को लेकर झुमकों की दुकान पर शॉपिंग के लिए निकलती है। और इस तरह अब वो जब भी किसी भी नई जगह पर जाते तो अवनीत झुमकों की शॉपिंग किया करती, और इस तरह अमन उसे हमेशा ही अपनी पसंद के झुमके दिलाया करता। नीरजा एक बहादुर, तेज तर्रार लड़की थी, जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो एयर होस्टेस बन अपने सपनों के आसमान में उड़ना चाहती थी। आखिरकार उसकी मेहनत और चाहत रंग लाती है। वो एयर इंडिया में बतौर एयर होस्टेस ड्यूटी करने लग जाती है। समय बीतता जाता है। उसकी माँ शशि और पिता राजेश उसकी शादी के बारे में विचार करने लगते हैं, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी और अपने करियर को प्रायोरिटी देना चाहती थी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके लिए राज नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ कोकिला और पिता शंकर के साथ उसके घर आता है। अरे शशि जी, कहाँ है आपकी बिटिया? अजय, वो बस तैयार होकर आती ही होगी। लो जी, आ गई। नीरजा सबके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे लिए आती है। उसे ट्रेडिशनल आउटफिट में देख राज का दिल धक धक करने लगता है। उसके मन में प्यार की तितलियां उड़ने लग जाती हैं और वो
एकटक उसे देखता ही रह जाता है। अरे मेरे लाल, कितना लग रहा है कमाल। अरे ढंग से चाय पी। सॉरी माँ, वो वैसे नीरजा जी बहुत टेस्टी चाय बनाई है आपने। शुक्रिया। इस तरह दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिन बाद पारिवारिक रजामंदी के साथ दोनों का विवाह हो जाता है। नीरजा राज से शादी तो कर लेती है, पर वो इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं थी। वो तो बस अपनी एयर होस्टेस की ड्यूटी के बारे में ही सोचती रहती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, जरा घर में झाड़ू लगा दे और जल्दी जल्दी हाथ चला। जी माँ जी, करती हूँ। नीरजा घर का सारा काम खत्म कर शाम के खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। सभी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा ही रहे होते हैं कि नीरजा कहती है, मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ बोलो ना बेटा। वैसे आज का खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू पापा जी। वो मैं कह रही थी, मुझे वापस एयर होस्टेस जॉब पर जाना होगा। सुबह 5 बजे निकल जाऊंगी मैं। नहीं, कभी नहीं। अब से ये नौकरी नहीं करनी। इतने गए गुजरे नहीं हम जो तुझे छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों की जी हजूरी करवाएं। काम ही करना है तो घर का काम बहुत है, उसे करो। आखिर आप लोग समझते क्यों नहीं हो? बस करो नीरजा, पापा ने कहा ना कि नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। नीरजा की बात कोई भी नहीं समझता और सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको मनाने की कोशिश करती ही रहती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, वो अपना सारा सामान पैक कर एक लेटर लिखकर घर से भाग जाती है और अगली सुबह जैसे ही वो लेटर राज पढ़ता है, मुझे माफ कर देना राज, लेकिन मैं इस घर में और कैद होकर नहीं रह सकती। मुझे मेरे करियर से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे ये सब कुछ छोड़कर जाना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई एम रियली सॉरी। माँ, पापा, देखो नीरजा घर छोड़कर भाग गई। क्या? दिखा तो जरा। अच्छा, तो ये लड़की एयर होस्टेस की जॉब के लिए निकल गई। राज बेटा, जरा लगा तो इसके घर वालों को फोन। फोन की घंटी बजती है और शशि फोन उठाती है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। कौन है जी? मैं शंकर बात कर रहा हूँ, राज का पिता। अरे आपकी बेटी हमारे खानदान पर कालिक पोत कर चली गई, सुने क्या नहीं? अरे अरे भाई साहब जी, क्या हुआ है? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? तुम्हारी बेटी भाग गई। अरे करियर इतना ही प्यारा था तो शादी क्यों की इसकी? अब बताओ कहाँ करती है ये ड्यूटी? ये बात सुनकर शशि के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है और वो डर कर शंकर को नीरजा का पता बताती है। उसके ससुराल वाले उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ नीरजा एयर इंडिया की नामी एयर होस्टेस बन अपने करियर की बुलंदियां छूने लगती है। दूसरी ओर राज की तलाश पूरी होती है और उसे अपनी बीवी का पता मिल जाता है। पापा देखो, मुझे पता लग गया है नीरजा कहाँ पर है। वो एयर इंडियन की फ्लाइट नंबर 789 पर ड्यूटी करती है। अरे जल्दी चल बेटा, कहीं वो लड़की भागकर हमारी पहुंच से दूर ना हो जाए। शंकर और राज उसी प्लेन की टिकट करवा लेते हैं जिसमें नीरजा बतौर एयर होस्टेस काम कर रही थी। वो प्लेन में बैठ जाते हैं और तभी वहाँ नीरजा उन्हें नजर आती है, जो प्लेन के इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में सभी को बता रही थी। उसे ऐसा देख उन लोगों को बहुत हैरानी होती है। प्लेन उड़ने लग जाता है, तभी अचानक कुछ आतंकवादी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और एक पायलट को गोली से उड़ा देते हैं और दूसरे पायलट को प्लेन किसी रेगिस्तान में लैंड करवाने को कहते हैं। प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स डर से कांपने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ सारे,
मुंह बंद करो वरना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अरे भाई, हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे बुड्ढे चुप हो जा मखा, नहीं तो एक के मैं जबाड़ा बाहर भगा होगा, देख ले। नीरजा अपने ससुर की आवाज पहचान जाती है और उठकर उन्हें देख कहती है, पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप हो जा, तेरी वजह से ही ये सब हो रहा है मेरे साथ। अरे चुप हो जाओ सारे, थोड़ा तो डरो मुझसे, मैं आतंकवादी हूँ। मजाक लग रहा है यार तुम्हें? ए बुड्ढे, तुमको ज्यादा ही नहीं बोल रहे? और सबके आगे मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अरे राज, देख ये मुझसे कैसे बात कर रही है। हाँ राज, इन्हें समझा लो कि मेरी बेइज्जती ना करें। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, अपना घरेलू मामला घर में सुलझाना। रुक, अभी तेरी बोलती बंद करता हूँ बुड्ढे। नीरजा बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे आगे आकर ढोंग करते हुए झपट कर आतंकवादी से उसकी बंदूक छीन लेती है और उनकी तरफ निशाना साध देती है। जल्दी से बोल अपने सारे साथियों को बंदूक नीचे रख दे, वरना यही खत्म कर दूंगी आज तुझे, समझा? अरे नीचे रखो बंदूक सारे, हमारा लीडर मर गया तो मिशन कंप्लीट कुकर कराएंगे। सभी आतंकवादी अपनी बंदूकें फेंक देते हैं और नीरजा लोगों से उन आतंकवादियों के हाथ पैर बंधवा देती है और खुद प्लेन इमरजेंसी के जरिए लैंड करवाती है। उसकी ये जांबाजी देखकर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसकी खूब जमकर प्रशंसा करते हैं। ये सब देखकर शंकर और राज को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं और उस पर गर्व महसूस करने लग जाते हैं। नीरजा उन्हें माफ कर अपने घर वापस लौट आती है। उसकी सास अपनी बहादुर एयर होस्टेस बहू की आरती उतारती है। गीता अपने परिवार के साथ बैठकर अपने बेटे नमन की शादी की बात कर रही होती है। तभी ये सुनकर उसकी बेटी निशा बोलती है, माँ, इस घर में भाभी आएगी तो मेरी पसंद की, और देख लो भैया, अगर आपने मेरी पसंद से शादी नहीं की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे शादी है, कोई ड्रेस नहीं जो तुझे तेरी ही पसंद चाहिए। अरे मुझे भी हक दे दे अपनी शादी के लिए लड़की पसंद करने का। नहीं भैया, अगर आप मेरी पसंद की भाभी नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। अरे पागल, ऐसी बातें मत किया कर, हम सब तेरी ही पसंद की बहू लाएंगे। अब खुश है ना? हाँ, अब मैंने इसे जिद्दी बना ही दिया है तो चलने दो इसकी, मुझे क्या है, किसी से भी शादी करा दो। आखिर मेरा एक लौता भाई है और वैसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी है। इतना बोलकर निशा अगले दिन से ही अपनी भाई की शादी के लिए लड़कियां देखने लगती है। उसकी माँ उसे 15-20 लड़कियों की फोटो दिखाती है, जिसमें से वो एक माधुरी नाम की लड़की की फोटो को देखकर बोलती है, माँ ये देखो, ये लड़की सही है, शक्ल से भी भोली भाली लग रही है, यही सही रहेगी भैया के लिए। अच्छा ठीक है, शाम को नमन को आ जाने दो, उसकी भी राय ले लेंगे, फिर अगर उसको पसंद होगी तो ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मैंने पसंद कर ली तो बस फाइनल, अब आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। निशा की जिद के कारण नमन से बिना पूछे ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। कुछ समय में नमन की शादी माधुरी से करवा दी जाती है और ससुराल में अपनी भाभी का स्वागत करते हुए निशा बोलती है, भाभी आपका हमारे घर में स्वागत है। आपको पता है आप मेरी पसंद हो, इसलिए आज इस घर में हो। माधुरी का गृह प्रवेश होने के बाद वो नमन के साथ में अपने कमरे में आराम करने जाती है, जिसके पीछे से निशा 3 ग्लास में जूस डालकर ले जा रही होती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ये जूस कहाँ ले जा रही है? भाई भाभी और अपने लिए। पर शादी की पहली रात दूध देते हैं, जूस नहीं। मुझे जूस पसंद है, इसलिए जूस ही पियेंगे। इतना बोलकर निशा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उनके पास बैठकर बोलती है, भाभी ये लो जूस पियो और बताओ आपको खाने में क्या क्या पसंद है। निशु यार, ये सब ना सुबह पूछियो, अभी आराम करने दे। निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नई बहू सबके उठने से पहले चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके कुछ देर बाद में जब सब नाश्ते के लिए आते हैं
तो वहाँ अलग अलग तरह का खाना देखकर तारीफ करते हैं। इतने में ही निशा चिढ़कर बोलती है, भाभी ये क्या बनाया है? इसमें कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है, मुझे नहीं खाना कुछ भी। दीदी माफ करना, मुझे अभी किसी की पसंद के बारे में पता नहीं था, इसीलिए मैंने ये सब बना दिया। तो पूछ लेती ना, मुझे मेरी पसंद का ही खाना खाना पसंद है। निशा गुस्से में खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। ये देखकर माधुरी उदास हो जाती है। तभी नमन बोलता है, अरे माधुरी, तुम उदास मत हो, उसका गुस्सा बस कुछ देर का है, बाद में अपने आप शांत होकर यही खाना खाएगी। निशा अपनी पसंद की भाभी लाने पर भी उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लग रहा था घर में सब अब भाभी की पसंद से ही चलेंगे। ऐसे ही एक दिन तीनों सास बहू ननद शॉपिंग पर जाते हैं, जहां एक शॉप पर रखी ड्रेस देखकर निशा बोलती है, माँ ये देखो, ये ड्रेस भाभी पर अच्छी लगेगी ना? क्यों भाभी? हाँ दीदी, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती, आप इसे अपने लिए ले लो। अरे तो क्या हुआ, अब पहन लेना, वैसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी होती है, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए। माधुरी की ये बात सुनकर निशा गुस्से में कहती है, आपको ना ये ड्रेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में मेरी पसंद को कोई नापसंद नहीं करता, और तो और आप भी मेरी ही पसंद हो, इसलिए इतने ड्रामे करोगी तो भाई को बोलकर आपको वापस आपके घर छुड़वा दूंगी। दीदी मैं आपके घर शादी करके आई हूँ, फिर चाहे मैं आपकी पसंद हूँ या आपके भाई की, वो तो इस घर की बहू और वही रहूंगी। बहू निशा की बातों को दिल पर मत ले, वो अभी बच्ची है, मजाक में बोल रही है। तीनों घर आती है, जहाँ सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम होने पर नमन अपने प्रमोशन की खुशी में सबके लिए तोहफे लेकर आता है। तोहफे देखकर निशा बहुत खुश होती है, लेकिन उसको वो तोहफा पसंद नहीं आता जो नमन उसके लिए लाया था, बल्कि उसे भाभी वाला तोहफा बहुत पसंद आता है, जिस पर वो उससे बोलती है, भाई मुझे ये पसंद नहीं, बल्कि भाभी वाला गिफ्ट पसंद है, प्लीज भाभी से कहकर मुझे वो दिलवा दो। अरे तेरी भाभी है, अपने आप मांग ले। मैं क्यों दूं अपना गिफ्ट, मुझे भी यही पसंद है। हाँ अब तो आप जानकर बोलोगी, सुबह तो मेरी पसंद आपको पसंद नहीं आ रही थी। तो ये आपकी पसंद नहीं है दीदी, ये मेरे पति की पसंद है। माधुरी की ये बात सुनकर निशा आग बबूला होकर बोलती है, भाई देख ले, भाभी को हर बात पर मुझे ताने मारने की आदत हो गई है, और मेरी पसंद को नापसंद करके अपनी मर्जी चलाती रहती है। मुझे नहीं पता, तेरी पसंद है ये, तू खुद ही निपट। हाँ भाई माफ कर दे, मान गई मेरी पसंद भी कभी खराब निकल सकती है, पर प्लीज मुझे ये भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इनको वापस इनके घर छोड़या। निशा, शादी कोई खेल नहीं होती, और हर बार जो तू कहे वो नहीं होगा, हर जगह तेरी मर्जी नहीं चलेगी। हाँ दीदी, अब इस घर में घर की बहू की मर्जी चलेगी। माँ देखो ना भाई क्या बोल रहा है। अरे अब मैं क्या ही बोलूं, वो सही कह रहा है। वैसे भी तूने भाभी तो अपनी पसंद की चाही थी ना, अब तू खुद ही परेशान है उससे, तो हम क्या करें इसमें। अब इसका मतलब ये है कि मुझे पूरी जिंदगी अपनी इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। गलती की सजा नहीं, पसंद की सजा। तू हर जगह अपनी अपनी चलाती है, इसीलिए तेरे कारण मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए बोलती है, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी मर्जी चलाकर तेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दी, जो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी भी अपनी पसंद किसी पर नहीं थोपूंगी। एग्जैक्टली, यही समझाना चाहते थे हम सब आपको। हम सब से आपका क्या मतलब है? निशा दीदी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा ड्रामा और बहस तो सिर्फ इसीलिए था ताकि आपको समझ आ जाए कि हमेशा अपनी पसंद दूसरों पे थोपना बहुत गलत है, एक बार उनकी मर्जी भी जान लेनी चाहिए। हाँ, जैसे तूने मेरी शादी जैसा फैसला मुझसे बिना पूछे लिया, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जिंदगी भर मुझे उस लड़की के साथ रहना पड़ेगा, वो मेरे लिए ठीक होगी भी या नहीं। हाँ, वो तो शुक्र है भगवान का कि माधुरी जैसी सुलझी हुई लड़की आई इस घर में, जिसने तेरी अपनी अपनी चलाने वाली आदत को सुधारने के लिए ये प्लान बनाया। ये सब एक प्लान था? मतलब भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हाँ दीदी, मुझे बस आपको ये एहसास दिलाना था कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमारी पसंद ही सामने वाले के लिए बेहतर हो। हाँ भाभी मैं समझ गई, मैं जिंदगी में अब अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा अब ये लो,
ये गिफ्ट आपके लिए ही था, क्योंकि आपकी पसंद और नापसंद आपके भैया बहुत अच्छे से जानते हैं। माधुरी की समझदारी से निशा की हर जगह पर अपनी चलाने की आदत छूट जाती है, जिसके बाद से वो कभी अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपती। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में देश की रक्षा कर रही अपनी गौरी एक बहुत खूबसूरत, गुणवान और समझदार फौजी थी। अपने घर परिवार को छोड़ वो सीमा पर जवानों के साथ रहा करती थी। बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे कई खतरनाक आतंकियों को उसने मार गिराया था, जिसके चलते उसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ऐसे ही एक दिन वहाँ उसकी बायोग्राफी जानने के लिए एक पीयूष नाम का रिपोर्टर आता है। हाय मैम, मैं पीयूष कल तक न्यूज से हूँ। मैम एक्चुअली हम आपके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो क्या प्लीज आप हमें अपनी आत्मकथा सुनाएंगी? आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज मैम प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा मैम। तभी वहाँ एक सुशील नाम का फौजी आता है और कहता है, जी मैडम, हमें भी आपकी कहानी सुननी है। हम भी आपकी कहानी सुनकर इंस्पायर्ड होना चाहते हैं। सबके इतना कहने पर गौरी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मेरे घर में मेरी माँ काजल, मेरे पापा विनोद और मेरे पति समर्थ, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी। तब समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, समर्थ के मम्मी डैडी आ गए मेरे घर पे रिश्ता लेकर। अरे बहन जी, देखिए ना क्या जमाना आ गया है। पहले तो माँ बाप बच्चों को रिश्ते के लिए मिलवाते थे, और अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। जी हाँ बहन जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो बच्चे अपनी मर्जी से ही फैसला कर लेते हैं। हमें तो बस हाँ में हाँ मिलानी होती है। अरे भाग्यवान, बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने। अच्छा भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मेरा लड़का फौज में है। आप तो जानते ही हैं, इन लोगों को कभी भी बुलावा आ जाता है। जी भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। आखिर बच्चों की खुशी में हमारी खुशी ही है। दोनों परिवार वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मंडप में दूल्हा दुल्हन फेरे ले ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ फौजियों से भरी एक जीप आ जाती है। तभी उन सब में से एक फौजी बाहर आता है और कहता है, सर, आपको हमारे साथ बॉर्डर पर वापस चलना होगा सर। जंग कभी भी छिड़ सकती है। सरकार की तरफ से ऑर्डर है, जितने भी जवानों को छुट्टी दी गई है उन सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएं। नहीं, आप ऐसे शादी बीच में छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। प्लीज सर, हमें आधा घंटा दे दीजिए। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपनी शादी पूरी कर लीजिए। वी आर वेटिंग फॉर यू। समर्थ गौरी को रोता हुआ देख अपनी शादी पूरी कर लेता है और उसे वापस आने का वादा कर बॉर्डर पर जंग के लिए चला जाता है। बॉर्डर पर जी जान से लड़ता समर्थ अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाता है। ये खबर उसके परिवार वालों को मिलती है तो सभी टूट जाते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए जाते हैं। मेरा लाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये क्या हो गया तुझे? माँ जी, संभालिए खुद को और रोइए मत। वो देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए, और आप आंसू बहा रही हैं। हाय, अब मुझे क्या झूठी तसल्ली दे रही है? ये सब जो हुआ है वो तेरी वजह से ही हुआ है। अरे भाग्यवान, यह भी कोई समय है क्या किसी को कोसने का? अरे ये मनुष्यत नहीं है। अरे जरा सोचो, अगर इनकी शादी हुई ही नहीं होती तो इस बुढ़ापे की उम्र में कौन ख्याल रखता हमारा? अरे तेरा बेटा इसे हमारे लिए छोड़कर गया है। माँ जी, संभालिए खुद को। किसी को भी कोसने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है, अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हुए हैं वो। गौरी अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उसे सल्यूट करती है। अपने पति की शहादत के बारे में बताते बताते उसकी आंखें भर आती हैं।
और वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी अपने आंसू पोंछने लगता है। देखिए, अगर आप सभी को रोना ही है तो मैं अपनी आत्मकथा नहीं सुनाऊंगी। आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। सच में मैम, आपकी स्टोरी बहुत इमोशनल है। शादी के बाद आप और आपके पति इस दुनिया में एक दूसरे से बिछड़ गए, उसके बाद भी आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखा है। मुझे हमेशा ये हिम्मत समर्थ से मिलती है। वो ना होते हुए भी हमेशा मेरे साथ है। उनकी सिखाई हर एक बात मुझे आज भी याद है। जी बिल्कुल मैम, आप हमें अपनी आगे की कहानी बताइए, तभी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हमारे देश की महिलाओं को आपकी कहानी सुनकर प्रेरणा मिलेगी जीवन में कुछ करने की, आगे बढ़ने की। गौरी बताती है कि समर्थ की 13वीं के बाद ही वो फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर देती है और उसका सिलेक्शन कोटे के तौर पर आसानी से हो जाता है। ये सब देखकर सावित्री उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, देख गौरी बेटा, तू पहले अच्छे से सोच ले। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ और अब तुझे नहीं खोना चाहती। नहीं माँ, आप मुझे नहीं खोएंगी, लेकिन अगर मैंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई नहीं की तो मैं समर्थ की बीवी होने का हक खो दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना यही हमारा फर्ज है। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारी धरती माँ पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो क्या अपनी धरती माँ के लिए अपनी इस माँ को अकेला छोड़ देगी? नहीं माँ जी, धरती माँ की रक्षा करना यानी आप सबकी रक्षा करना। सावित्री पक्के इरादे से भरी गौरी को उसके लक्ष्य के तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाती और अपनी ट्रेनिंग कैंप में शुरू कर देती है। ट्रेनिंग के समय वो कई मुसीबतों का सामना करती है। जहाँ कभी वो तारों के नीचे से निकलती तो कभी रोप क्लाइंबिंग करती। उसे ट्रेनिंग के दौरान कई चोटें लगती, पर वो हौसला रख अगले दिन फिर से ट्रेनिंग पर जाती। कुछ ही साल बाद उसकी सफलता रंग लाती है। उसकी पोस्टिंग लद्दाख में बतौर फौजी के रूप में हो जाती है और वो वहाँ तैनात आतंकियों को मात देती रहती है। टीवी पे ये सब सावित्री और नरेश देख रहे होते हैं और सावित्री को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस होता है। थोड़े ही दिन बाद गौरी बॉर्डर से वापस आती है और उसकी सास आरती के थाल से उसका स्वागत करती है। ये सब देखकर गौरी को बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह माँ जी, लगता है अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जीत से आप बहुत खुश हैं। अरे पुत्र, कैसे बातें कर रही है? मुझे सब समझ आ गया है कि तेरा वहाँ होना कितना जरूरी है और आज मेरा बेटा जहाँ भी होगा तुझे ऐसे देखकर उसे बहुत खुशी मिलेगी। बस तब से लेके आज तक मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही हूँ और अपनी हर गुजरती सांस के साथ समर्थ को अपने साथ महसूस करती हूँ। मैडम, हमारे देश की हर पत्नी और हर बहू को बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए। तभी सब ये स्टोरी सुन तालियां बजाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं और गौरी अपने समर्थ की याद में बॉर्डर पर सभी दुश्मनों को धूल चटाने में लगी रहती है। मोनिका एक बहुत ही चटोरी और लालची किस्म की लड़की थी। उसे बचपन से ही काजू कतली खाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक शाम उसकी माँ हेमा कहती है, अरे नलायक, कितनी बार कहा है तुझे, इस काजू कतली को इतना मत खाया कर। दिमाग में भूसा भरा है क्या तेरे? माँ, आप नहीं जानती कि काजू कतली मुझे कितनी पसंद है। इसका टेस्ट, इसकी मिठास, लजीज। हेमा अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। उसके हाथ से काजू कतली की प्लेट नीचे गिर जाती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी जान, मेरी काजू कतली नीचे गिरा दी। अच्छा हुआ गिर गई, मुसीबत खत्म हुई ना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। क्या कर रही है? नीचे फेंक इसे, नीचे के उठाके तो खाएगी हैं? इसकी असली जगह जमीन पे नहीं,
मेरे पेट में है। माँ, थोड़ी सी और दे दो ना, अभी मन नहीं भरा। अरे दफा हो जा मेरे सामने से, बहुत बुरी तरह से कुट जाएगी नहीं तो। वक्त बीतता जाता है। एक दिन उसके लिए रजत नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ पल्लवी और छोटे भाई आशु के साथ उनके घर आते हैं। दोनों परिवार वाले बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। बस फिर क्या, हमारी काजू कतली यानी मोनिका और रजत की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है। अरे बहू, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ, बाजार जाना है। हाँ जी माँ जी, चलिए मैं रेडी हूँ। ले ये लिस्ट ले ले। मोनिका लिस्ट पढ़ने लगती है और बोलती है, माँ जी, इसमें कहीं पर भी काजू कतली नहीं लिखा। तो खरीद लेंगे, तुझे खानी है ना? हाँ जी माँ जी, बहुत सारी। दोनों सास बहू बाजार चले जाते हैं और घर के सामान के साथ साथ 5 किलो काजू कतली लेकर घर आते हैं। एक दिन बीत जाता है। अरे बहू, जरा वो काजू कतली लेके आ, जरा चखूं तो सही, कैसा स्वाद है इसका। माँ जी, वो तो मैंने खा ली। अरे क्या, तू सारी खा गई? अरे ब्रह्म राक्षस है क्या जो इतनी मिठाई खा गई? माँ जी, काजू कतली मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना कि कल से मैंने खाना ही नहीं खाया, बस काजू कतली खाई है। अरे नास पीटी, तेरा पेट खराब हो जाए, तुझे दस्त लग जाए। लगते हो तो लग जाए। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। मोनिका जब भी बाजार जाती, वो ढेर सारी मिठाई उठा लाती, चोरी चोरी खाती रहती। एक दिन उसके देवर आशु को पैसों की जरूरत होती है। वो हाथों में मिठाई का डब्बा लिए अपनी भाभी मोनिका के पास आता है। भाभी, अरे भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ देवर जी। क्या हुआ भाभी? क्या बताऊँ देवर जी, पिछले 4 घंटे से एक भी काजू कतली नहीं खाई है मैंने। ये देखो, आपके लिए काजू कतली का डब्बा लाया हूँ। ये मेरे लिए है? हाय मेरी जान, मेरी काजू कतली, मजा ही आ गया आज तो। अब भाभी, मैं आपके लिए काजू कतली लाया हूँ, तो आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना होगा ना? बोलो ना देवर जी, क्या करना है, मैं सब कर दूंगी। भाभी, वो मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, वही दे दो। मोनिका फटाफट अलमारी से ढेर सारे पैसे निकालकर आशु को दे देती है। कितनी पागल है मेरी भाभी, थोड़ी सी बर्फी के बदले इतना सारा पैसा दे दिया। हाँ। क्या हुआ देवर जी, कहाँ खो गए आप? अब कहीं नहीं भाभी। अच्छा भाभी सुनो, अब से मैं आपको रोज काजू कतली ला कर दूंगा और आप मुझे पैसे देना, ओके? सच में? आप सच में बहुत अच्छे हैं देवर जी। कमरे के बाहर खड़ा रजत अपने भाई और बीवी को इस तरह गले लगते देख लेता है। आशु वहां से चला जाता है। तभी रजत कमरे में आता है और फिर मोनिका को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। पर जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी पीठ पीछे ये सब करते हुए? कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मेरी और आशु के बीच में काजू कतली को लेकर डील हो गई है? बोलो, चुप क्यों हो? मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जवाब दो मुझे। जी कुछ नहीं, आशु तो बस काम से आया था। कितनी बार करती हो तुम ये काम दिन में? लगता है मिठाई खाने के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। जितनी बार मिल जाए उतनी बार कम है, क्या करूं, मन ही नहीं भरता मेरा।
मोनिका की बातें सुनकर रजत गुस्से से तिलमिला जाता है। तू अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। पर मेरी बात तो सुनिए, मेरी काजू कतली से तो मिल लेने दो, वो कमरे में रह गई ऊपर, प्लीज। अच्छा, अब ये आशु को प्यार से काजू कतली कहने लगी। नहीं, तू नहीं मिलेगी उससे, दफा हो। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, प्लीज ऐसा मत करो। उसके बिना का पता नहीं, लेकिन अगर नहीं गई यहाँ से तो मैं जरूर मार दूंगा तुझे। रजत मोनिका को जलील करके अपने घर से निकाल देता है। शाम को जब आशु घर पर आता है तब, अरे भाभी, कहाँ हो आप? नहीं है तेरी भाभी यहाँ, निकाल दिया मैंने उसे घर से और अब तेरी बारी है। कहीं भैया को पैसों की बात पता तो नहीं चल गई? क्या हुआ? यही सोच रहा है ना कि मुझे तुम दोनों के इस चक्कर के बारे में कैसे पता चला? भैया भैया वो मैं हाँ, अब तो तू यही कहेगा कि भैया मैं बस बताने ही वाला था। अरे मुझे सब पता चल गया है तेरे और उसके अफेयर के बारे में। अरे भैया नहीं, अरे भैया मेरी बात तो सुनो। अरे भैया मारिए मत, मारे मत मेरी एक बार। आशु रजत को सारी बात बताता है कि किस तरह उसने मिठाई का लालच देकर अपनी भाभी से पैसे ऐंठे थे। रजत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मोनिका से बात करने के लिए जैसे ही उसके घर फोन करता है तो पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा मीठा खाने की वजह से उसकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसे आईसीयू में एडमिट करवाया जाता है। रजत जल्द से जल्द वहां पहुंचता है। मोनिका मुझे माफ कर दो। मैंने बिना पूरा सच जाना ही तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोनिका, प्लीज मुझे माफ कर दो तुम। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बीवी को? ठीक तो हो जाएगी ना? जी देखिए, जरूरत से ज्यादा मिठाई खाने की वजह से इनका शुगर लेवल बहुत बिगड़ गया है। इन्हें इंसुलिन के 2 इंजेक्शन हर मंथ लगेंगे और अगर ये जीना चाहती हैं तो इन्हें मीठा खाना बंद करना होगा, बिल्कुल बंद। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आज के बाद मीठा खाने की बात तो बहुत दूर है, मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। बस मुझे जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।